ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बार मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। लास्ट में दिल से कहेंगे ओम शांति। आज का ये नुमा शाम में जो सेशन रखा है हार्मनी इन रिलेशंस, बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है और ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अगर आप इस सेशन को ध्यान से सुनेंगे। एक एक बात जो आपके सामने यहाँ रखी जाएगी वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, संबंधों में मिठास घोलने के लिए काम आएगी। हो सकता है जो बातें आज आपको सुनाई जाएं उससे आपका घर सचमुच ही स्वर्ग बन जाए, आपका परिवार आश्रम बन जाए, आपके जीवन में सतयुग की शुरुआत हो जाए। उस उद्देश्य से आज ये लेक्चर आप सब ध्यान से सुनेंगे। जो भी सवा घंटा यहाँ बैठेंगे बस अपने लिए ये टाइम देना है, किसी के लिए नहीं सोचना। जो बातें यहाँ कही जाएंगी बस ये ध्यान रखना कि वो मेरे लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। उन्हें मैंने जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं कि ये बात वो कर ले, ये बात मेरी सास कर ले, मेरी बहू कर ले, मेरा पति कर ले तो हमारा घर बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये सोचने के बजाय ये सोचना है कि ये सारी बातें मुझे अपनी अंदर उतारनी है। करेंगे ऐसा? हमारा पूरा का पूरा जीवन रिश्ते, नातों और संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत ही अहम रोल हमारे रिलेशंस हमारी लाइफ में बिताते हैं। चाहे कोई भी संबंध हो, बाप बेटे का रिलेशन हो, माँ बेटी का हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, दोस्त का हो, पेरेंट्स का बच्चों के साथ संबंध हो, हमारे पर्सनल रिलेशंस हों या हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस हों, फैमिली रिलेशंस हों, हर जगह हम रिश्ते नातों के संपर्क में आते हैं। लेकिन आज रिश्ते एक दूसरे को एम्पावर करने के बजाय, एक दूसरे की मदद करने के बजाय कुछ और ही कर देते हैं। परेशानी का कारण भी बन जाते हैं कई बार। अपने आप से पूछिए ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम संबंधों को एंजॉय नहीं कर पाते। जितने सुंदर हमारे संबंध होने चाहिए, क्या कारण है वो उतने अच्छे आज नहीं हैं। और अगर अच्छे नहीं हैं, उनमें कोई कठिनाई है, कोई ना कोई उलझन है, तो उसका जिम्मेवार कौन? अच्छे से अपने आप को चेक कीजिए कि हमारे नज़दीक से नज़दीक के लोग, हमारे प्यारे से प्यारे लोग कई बार वही हमारे लिए तनाव का कारण बन जाते हैं। कई बार वही दर्द का कारण बन जाते हैं। वही हमारे लिए परेशानियां पैदा करने लग जाते हैं। कारण ढूंढिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या कारण है? जो संबंधों में तालमेल होना चाहिए, जो आपस के संस्कारों का, स्वभाव का मिलन होना चाहिए, आपसी सम्मान होना चाहिए, वो आज मिस है, तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्यों आज रिलेशंस में दरारें पड़ जाती हैं? क्यों बड़ी जल्दी घर टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं? संबंध में तो आए थे कि हम एक दूसरे को सुख देंगे, सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन हो उसके विपरीत जाता है, चाहे हमारे साथ या आसपास किसी भी व्यक्ति के साथ। देखिए कौन जिम्मेवार है और क्या क्या कारण हैं, चाहे छोटे कारण हैं या बड़े कारण हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, आप पहले ये बताइए कि संबंधों में क्या क्या दिक्कत आ रही है आजकल। हो सकता है आपके संबंध में ना आ रही हो, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आसपास देखते तो है ना।
क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका कारण क्या है, क्यों नहीं निभ पा रही आजकल, क्यों नहीं बनती है एक दूसरे के साथ। लोग पहले तो कहते थे 7 जन्म तक 100 जन्म तक साथ निभाएंगे, आजकल शादी का लड्डू बड़ी जल्दी मिठास ख़त्म हो जाती है। ना केवल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन भी वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए। क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं जो तनाव पैदा कर रही हैं, उलझने पैदा कर रही हैं, बताएंगे भाई लोग, बताएंगे। ईगो क्लैश, अहम, कहते जिसको अहम की हवा लगी उसे ना फिर दुआ लगी ना दवा लगी। तो आदमी को अहम, बड़ी अभिमान, मैं ही सही हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर दुनिया में कोई है तो वो कौन सी है? ईगो प्रॉब्लम, जिसे आपने क्या कहा? ईगो क्लैश। कहते हैं अकड़ तो सब में होती है, अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। तो रिश्तों की फिक्र करो, रिश्तों को बचाना है तो झुक के चलो। झुकता व्यक्ति जो झुक जाए वो महान बन जाता है, विनम्र बन जाता है। और क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी। हमारे दिमाग में ये कहता है कि सामने वाला हाँ, दूसरे वाला व्यक्ति मेरे अनुसार चले, मैं जो कहता हूँ वो सही है, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, दूसरा मेरे सही को समझे और उस अनुसार चले। जब नहीं चलता तो रिश्ते टूटने लगते हैं। और कारण बताइए, बताइए बताइए जल्दी। एक्सपेक्टेशंस, दूसरों के साथ अपेक्षाएं, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, अपेक्षाएं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। उसके ऊपर भी आज बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अपेक्षाएं होनी चाहिए या स्वीकृति होनी चाहिए। और कंपैरिजन, तुलना, बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं और वो बहुत बड़ा उनकी पर्सनैलिटी में ब्लॉकेज का काम करते हैं जब हम बच्चे की तुलना दूसरे से करते हैं, या अपने घर के साधनों की, किसी भी चीज़ की, दूसरों के रोल की, कहीं भी तुलना की तो भी गड़बड़ होगी, क्रिटिसाइज करेंगे तो भी गड़बड़ होगी। और एक लास्ट में बताइए, ईर्ष्या, जेलसी, जलन। आगे दूसरा बढ़ रहा है, जलन यहां हो रही है। और बढ़ कौन रहा है? आपका अपना। कोई अमेरिका का आदमी बढ़ रहा हो तब भी, कोई पाकिस्तान का बढ़ रहे हो तब भी, बढ़ कौन रहा है? जो आपके परिवार का है, आपके रिश्तों में है। किस चीज की जलन? यहां तक कि जलन हस्बैंड वाइफ में भी जलन हो रही है। वाइफ की ऊंची पोस्ट लग गई, हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं सोच रहे कि अच्छा हुआ चलो 2 कमाएंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये सोच रहे के बजाय सोच रहे हैं ये मेरे से आगे क्यों। कंपटीशन पहले तो बाहर था, अब घर में भी हो रहा है। तो ईर्ष्या भी तंग कर रही है, जलन भी आ रही है। अच्छा, जितनी आप बातें बता रहे थे, किसके लिए बता रहे थे? अपनी बता रहे थे, या जो लोग आपको रिश्तों में तंग करते हैं, जिनके कारण घर में प्रॉब्लम है, वो सारे आपको याद आ रहे थे? उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, वो अहम रखते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, जेलसी भी करते हैं, ठीक से हमसे बात नहीं करते, हमें रिस्पेक्ट नहीं देते। कौन याद आ रहे थे आपको? बताइए, पीछे वाले बताइए। आप अपने बारे में सोच रहे थे या दूसरों के बारे में सोच रहे थे? हाँ भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग दूसरों का बता रहे हैं कि जी मेरी सास ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पति ऐसा है। अपने बारे में नहीं बता रहे कि मैं कैसा हूँ।
उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। कमी हमें थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं कि दूसरा गड़बड़ में है, दूसरे में प्रॉब्लम है, उसे सही होना चाहिए, तो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ज़्यादातर वक्त हमारा चिंतन दूसरों का रहता है कि दूसरा ऐसा कर ले तो सब सही हो जाएगा, दूसरा सुधर जाए तो हमारा घर आश्रम बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन यहाँ बैठ के मैंने पहली लाइन आपको कही थी, किसी के बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना है? केवल और केवल अपने बारे में सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, दूसरे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, दूसरे मेरे से कड़वी वाणी बोलते हैं, ये नहीं सोचना। मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि चेंज किस में की जा सकती है? अपने में या दूसरों में? क्या मेरे सोचने से दूसरे बदलेंगे? जो कहते हैं मेरे सोचने से दूसरे बदल जाएंगे, वो दोनों हाथ खड़ा करो। बदल जाएंगे? एक भाई जी हैं केवल। आप में से कौन कौन ट्राई करता है दूसरों को बदलने की घर में कि ये बदल जाए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि गलती इसकी है, मेरी थोड़ी है, प्रॉब्लम इसकी है, मेरी थोड़ी है। ऐसा लगता है ना हमें, इसकी वजह से हमारा घर नरक बना हुआ है, ये सुधर जाए तो सब सुधर जाएंगे। कई लोग हमारे पास आके भी पूछते हैं कि क्या किया जाए जो मेरे सास ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए। अपने को ठीक करने के बारे में नहीं पूछते, उनको कैसे ठीक करना है उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताओ। लेकिन सॉल्यूशन जितने भी आपको यहाँ मिलेंगे आपके लिए हैं। जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे संबंधों को मधुर बनाने के लिए, वो आपने करने हैं, दूसरे की गारंटी नहीं है। दूसरे के से आप कुछ नहीं करा सकते। अगर आपने रिश्तों को ठीक करना है तो सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? पीछे वाले बताओ, किसको ठीक करना होगा? जोर से बोलो, अपने को या दूसरों को? अपने आप को। अगर हम दूसरों को बदलने का इंतजार करते रहेंगे तो इंतजार खत्म नहीं होगा। दूसरे बदलने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं दूसरे बदलने वाले? और मेरे कहने से तो कभी भी नहीं बदलेंगे। कहने से कोई नहीं बदलता। मान लो मैं आपको कहूं कि गुस्सा ना किया करो, तो आप बदल जाएंगे? ये तो आप भी जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन जब सिचुएशन आती है आपको गुस्सा आ जाता है, आप भूल जाते हैं, आपके संस्कार आप पे हावी हो जाते हैं। तो केवल सलाह देने से, एडवाइस देने से, बोलने से दूसरा बदलने वाला नहीं है, ये आप पक्का कर लो। दूसरा क्यों नहीं बदलना चाहता? क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम उसके अंदर है। उसे क्या लगता है प्रॉब्लम किस में है? उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम मेरे अंदर है, और मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम किसके अंदर है? सामने वाले के अंदर है। अब वो क्या करता है? वो चाहता है कि मैं बदल जाऊं, मैं चाहता हूं वो बदल जाए। ना वो अपने को बदलना चाहता, ना मैं अपने को बदलना चाहता, केवल दूसरे को बदलना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ये बात पक्की कर लो। क्या बात पक्की कर लो? कि जितना आप दूसरों को बदलने के बारे में सोचेंगे, उतना वो रिश्ता कमजोर होता जाएगा, उतना वो रिश्ता उलझता जाएगा। क्योंकि हम उनको एक एनर्जी भेजते हैं। जब हम ये कहते हैं कि तुम बदलो, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी उनको भेजते हैं, जो उनको मैसेज देती है कि तुम सही नहीं हो, तुम खराब हो, तुम बुरे हो, तुम रॉन्ग हो, तुम्हें बदलना होगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, दैट मीन्स मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूं, तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तभी तो बदलने के लिए कह रहा हूं। अब किसी को आप रिजेक्ट करोगे, किसी की हैबिट्स को आप पसंद नहीं करोगे,
तो क्या वो बदलने के लिए तैयार होगा? बताइए। कई बार हमारे द्वारा, खासकर पेरेंट्स के द्वारा, अपने बच्चों को कही गई अच्छी से अच्छी बातें भी बच्चों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो सुनना भी पसंद नहीं करते। हम उनके भले के लिए कह रहे हैं, उनके जीवन को सुधारने के लिए कह रहे हैं, फिर भी बच्चे हमारी बात सुनना भी पसंद क्यों नहीं करते? हालांकि हमारी राय, एडवाइस बड़ी अच्छी होती है, जीवन के अनुभव उसमें भरे हैं, फिर भी बच्चे सुनना क्यों पसंद नहीं करते? कभी सोचा आपने? क्योंकि राय मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपने किस एनर्जी से बात कही। अगर आपने मन में ये सोच के बात कही कि तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तुम्हें सुधरना चाहिए, मुझे तुम्हारी ये आदतें पसंद नहीं हैं, तुम ठीक हो जाओ, तो ये कौन सी एनर्जी गई? पॉजिटिव गई या नेगेटिव गई? आप चाहे कितने भी खराब हैं, पर कोई अगर आपको रिजेक्ट करे तो आप उसके साथ नजदीक आएंगे या दूर होंगे? और आपको कोई स्वीकार करे कि जो हो जैसे हो भाई, मुझे आप अच्छे लगते हैं, तो आप उसके नजदीक आएंगे। तो हम जब भी दूसरे से बात करें, दूसरे को एडवाइस दें, अच्छी एनर्जी के साथ, विद रिस्पेक्ट, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। पहले तो दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखो अगर आपने दूसरे को बदलना है। सचमुच ऐसे तो हम बदल ही नहीं सकते, पर फिर भी अगर शुभ भावना रखनी है कि वो सही लाइन पे आ जाए कोई व्यक्ति, तो पहली चीज है कि उन्हें स्वीकार करो कि तुम बहुत अच्छे हो। एक है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो तुम मुझे अच्छे लगोगे, वो होगी एक्सपेक्टेशन। और एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है कि तुम ऐसा करो तो भी अच्छा, ना करो तब भी तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम जैसे भी हो मुझे अच्छे लगते हो। जब आप ये रिस्पेक्ट वाला नींव उनके बीच में स्थापित करेंगे तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, फिर वो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा, उसको आपके ऊपर विश्वास होगा कि ये व्यक्ति मेरे भले के लिए कहेगा। और अगर आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? फिर वो आपकी बात भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो अपनी बात कहो। दूसरों को हम एडवाइस दे सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं, ऑफिस में इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि दूसरा आपकी बात माने या ना माने ये किस पे डिपेंड करेगा? ये किसकी मर्जी है, हमारी या उसकी? ये उसकी मर्जी है। एडवाइस देना मेरा काम हो सकता है, पर वो माने या ना माने ये किसकी मर्जी? ये उसकी मर्जी। उसको इंडिपेंडेंस हमने देनी है, थोपना नहीं है। हमेशा इंस्ट्रक्शन मोड में नहीं रहना है, नहीं तो बच्चे तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं घर जाना पड़ेगा, और उनकी अब शुरू हो जाएगी कोई ना कोई बातें। और अगर आपने कहा कि मेरे बच्चे आप बहुत प्यारे हो, मेरे जो भी घर का रिश्ता है आप बहुत अच्छे हो, उनके साथ पॉजिटिव बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए एक चीज हमें अंडरस्टैंडिंग में लानी पड़ेगी, क्या? कि एवरीवन इज राइट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। होता या नहीं होता? होता या गलत भी होता है? हमें लगता है हम सही होते हैं, दूसरे गलत होते हैं। झगड़ा ये है, यही झगड़ा है ना, कि मैं सही तुम गलत। इसलिए किसी ने कहा कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है हम ही सही हैं, जैसे भाई जी ने कहा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम अपने आप को समझाएं
कि हर व्यक्ति अपने अनुसार सही है। हो सकता है मेरे अनुसार सही कुछ हो, दूसरे के अनुसार राइट कुछ हो। हर एक की सही की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। आप में से कुछ लोग यहाँ आए, जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो कुछ लोग आगे की सीट पे बैठ गए। क्यों आगे की सीट पे बैठना पसंद किया? क्योंकि उन्हें आगे बैठना अच्छा लगता है। कुछ लोग पीछे से आते हैं, वो कहते हैं सबसे पीछे वाली रो में बैठेंगे, उन्हें पीछे बैठना अच्छा लगता है। पीछे वालों को लगे कि आगे वाले अजीब हैं, जाके आगे बैठ गए, और आगे वाले सोचते हैं कि पीछे बैठ जाते हैं, देखो अच्छे काम के लिए आए हैं फिर भी पीछे बैठ जाते हैं। तो हम एक दूसरे को अजीब समझते हैं। समझते हैं नहीं समझते? आप हिमाचल वाले हैं, हिमाचल वाले की किसी पंजाबी से मुलाकात हो जाए तो उनकी हैबिट्स देख के आपको लगेगा इनका तो अजीब वाला काम है। अच्छा, पंजाबी छोड़ो, मद्रासी से हो जाए तो और अजीब लगने लगेंगे। क्यों अजीब लगते हैं लोग? अजीब होते नहीं हैं, हम सब डिफरेंट होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। पर हमें जो हमारे जैसे नहीं होते, हमें लगता वो गलत हैं, हालांकि वो गलत नहीं होते। जो आगे बैठे हैं वो भी राइट हैं, जो पीछे बैठे हैं वो भी राइट हैं, अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से। कोई भी गलत नहीं है, ये चीज़ पक्की कर लो। वी ऑल आर डिफरेंट, नो वन इज रॉन्ग। अगर रिलेशंस को बेटर बनाना है तो एक फार्मूला याद कर लो कि सब डिफरेंट हैं, सब यूनिक हैं, सब स्पेशल हैं, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। मेरी खूबी अलग है, सामने वाले की विशेषता अलग है, तो आपका रिलेशन अच्छा होगा। जब हम ये कहते हैं कि यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, दैट मीन्स वी आर रेडिएटिंग द नेगेटिव एनर्जी। और जब हम कहते हैं यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, यू आर सम स्पेशल, तो हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। होता ऐसा या नहीं होता? आज सारा झगड़ा ही इस बात का है, रिलेशंस के सारे कन्फ्लिक्ट ही इसी बात के हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम मेरे सही को समझो, और जब तक तुम मेरे सही को नहीं समझोगे तब तक हम झगड़ा करते रहेंगे। और ये बात अगर मन में बैठ जाए कि हर आदमी अपने अनुसार सही है, जो उसको जितनी बुद्धि मिली है, जैसे उसके संस्कार हैं, जैसा उसका दृष्टिकोण है, उसके अनुसार वो बढ़िया ही अभिनय कर रहा है, तो कन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। मैं भी सही, तुम भी सही। एक हंसी की बात आपको बताते। एक गुरुजी थे, गुरुजी के 3 चेले थे। कितने चेले थे? 3 चेले। पहला चेला इधर बैठा था, उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने उसे देखा, तुम सही हो, यू आर राइट। दूसरे चेले ने हाथ खड़ा किया, गुरुजी ये बात ऐसे थोड़ी, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने उसको भी देखा, यू आर राइट, तुम भी सही हो। तीसरा गुरु चेला पीछे था, वो खड़ा हो गया, गुरुजी एक बात का संशय है। कहते किस बात का? कहता इसने एक बात कही, आपने कहा यू आर राइट, दूसरे ने उसके विपरीत बात कही, आपने उसको भी कहा तुम भी सही। गुरुजी या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? गुरुजी ने लंबी दृष्टि उस तीसरे चेले को दी और कहा, यू आर आल्सो राइट, तुम भी सही हो। तो सभी राइट हैं। क्यों किसी को हम अपने जैसा बनाना चाहते? हम दूसरों को अपने जैसा क्यों बनाना चाहते? क्यों नहीं आज हम रिश्तों में दूसरों के लिए अच्छा सोच पाते? क्योंकि हमारे अनुसार दूसरा तभी अच्छा है जब वो हमारे अनुसार चलता है। जो हमें सही लगे वो करे, जो हम सोचें, जैसा बोलें वही वो करे, तो वो सही। पर क्या ये संभव है कि जो हमें अच्छा लगेगा वही दूसरे को अच्छा लगेगा? संभव है? मुझे मटर पनीर अच्छा लगता है,
जरूरी नहीं है सबको ही मटर पनीर अच्छा लगता हो, किसी को राजमा भी अच्छे लगेंगे, राजमा अच्छे लगते हैं ना। लेकिन आपको यहाँ कई लोग मिल जाएंगे, यहाँ तो पूरे भारत के लोग रहते हैं, उनको राजमा अच्छे ही नहीं लगते। अब हम हैरान होते रहें कि इनको राजमा ही नहीं अच्छे लगते, कैसे लोग हैं, विचित्र आदमी हैं। नहीं, उनकी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है। दूसरे को स्वीकार करना सीखना है। अगर आप दूसरे को स्वीकार करेंगे, दूसरा भी आपको स्वीकार करेगा। अगर मैंने राजमा वाले को कह दिया, अरे कैसे आदमी हो, राजमा ही नहीं खाते, तो उसे अच्छा लगेगा, वो हो गया डिसरिस्पेक्ट। तो फिर वो मेरे लिए भी कहेगा, अरे राजमा कौन खाता है, हमारी तरफ तो जानवरों को खिलाते हैं, हमारी भी इंसल्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने उसकी हैबिट को डिसरिस्पेक्ट दिया। इसलिए दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारे क्लोज आएगा और उसको चेंज किया जा सकता है, नहीं तो कभी नहीं चेंज किया जा सकता किसी को। अगर किसी को बदलना है तो पहले उसे स्वीकार कीजिए और फिर उसको रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बात कहिए, ताकि उसे बुरा ना लगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपसे मैं पूछूं कि आप कितने बजे उठते हैं घर में? यहाँ तो जल्दी उठ रहे होंगे ना, घर में कितने बजे उठते हैं माता जी? वाइट वाले नहीं, कलर वाले बताओ। 5 बजे। 6 बजे कौन उठते हैं? 6 बजे भी उठते हैं। अब मान लो मैं 6 बजे वालों को कहूँ, अरे आप 6 बजे उठते हैं, इतना लेट, सूरज सिर पे आ जाता है और तो आप तब तक सोए रहते हो, हम सारा घर का काम कर लेते हैं और आप सोए रहते हैं। फिर मैं आपको कहूँ कि 4 बजे उठा करो, 4 बजे उठना बड़ा अच्छा होता है, तो आप मेरे लिए क्या सोचेंगे? आप कहेंगे भाई जी आपको नींद नहीं आती तो कोई दवाई दुई लियो, अपना इलाज कराओ, हमें तो गहरी नींद आती है, हम पूरे 8-10 घंटे आराम से सोते हैं, आप अपना इलाज कराओ। आप क्यों नहीं बदले मेरी बात कह के? मैंने आपको बदलने की कोशिश की, पर कोशिश कैसे की? पहले मैंने आपकी आदत को रिजेक्ट किया, आपके लिए सम्मान भाव नहीं व्यक्त किया, तो एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं गई, इसलिए आपने भी मेरे लिए वैसा ही सोचा। फिर और दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं कहूँ कि आप 6 बजे उठते हैं, वाह 6 बजे तो अच्छा टाइम है। मैं कहूँ कि चलो आपके हिसाब से 6 बजे अच्छा, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से 6 बजे उठना भी बड़ी अच्छी बात है, लोग तो 8-8 बजे तक नहीं उठते, ये तो आप बहुत अच्छे हैं जो 6 बजे उठ जाते हैं। फिर मैं कहूँ कि भाई किसी दिन ना 4 बजे उठ के देखना, संडे वाले दिन, जिस दिन ज़्यादा काम ना हो, देखना कितना मज़ा आता है, 4 बजे उठ के बड़ा फ़ायदा होगा। तो हो सकता है आप मेरी बात सुनने के बाद उसे फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए, थोड़ी बहुत संभावना है। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्पेक्ट से आपको सलाह दी। और अगर टोटल रिजेक्शन की तो कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता, पक्का कर लो। हर रिश्ते में हमारे पास 3 चॉइस होती है। कितने विकल्प होते हैं? 3। पहला विकल्प है कि जिनके साथ रह रहे हैं उनके लिए अच्छा सोचें, उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी हम दें, उनके साथ एडजस्ट करके चलें, और एडजस्टमेंट भी बाहर बाहर की नहीं, संस्कारों के लेवल पे, आदतों के लेवल पे, सोच के लेवल पे भी एडजस्ट करके चलें। ये है एक विकल्प। दूसरा विकल्प है कि दूसरे अगर पसंद नहीं आ रहे, नहीं निभ रही, छोड़ दो, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। और तीसरा विकल्प है जिनके साथ हम रहते हैं, रहो साथ में, लेकिन 24 घंटे एक दूसरे को नेगेटिव तीर चलाते रहो, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो है ही ऐसा, बड़ा मुश्किल है इनके साथ रहना, क्या करें, शादी की है, फंस गए, अब निभानी पड़ेगी, बच्चों के कारण साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो कभी ना इनके साथ रहूं। एक ये है, 3 विकल्प हैं।
कौन सा बेटर है? कौन सी चॉइस बढ़िया है? बताइए। पहले वाली चॉइस बेटर है या तीसरे वाली? पहले वाली। कि दूसरे को स्वीकार कीजिए, एडजस्ट होके चलिए, उसके लिए अच्छा सोचिए, उनकी कमियों को मन में ना रखिए। अगर मन में कमियां रखेंगे तो कभी अच्छा नहीं सोच पाएंगे। उनको सोचिए ये बड़े स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो आपके लिए अच्छे बन जाएंगे। और सबसे नुकसान वाली चॉइस कौन सी है? नहीं पसंद तो छोड़ दो, वो भी ठीक है, नहीं एडजस्टमेंट हो रही तो चलो अलग हो गए। और सबसे घटिया वाली चॉइस है रहो साथ, ऑलवेज फाइटिंग मोड। हमेशा तंग होते रहो। कोई आप घर में रहेंगे पर आप महसूस करेंगे जैसे किसी ने सजा दे रखी। हमेशा कंपल्शन, प्रेशर कि क्या करें, अब निभाना ही पड़ेगी, अब जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, फंस गए, अब छोड़ भी नहीं सकते। ये कहने के बजाय क्या कहिए, मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा। इसके बजाय ये कहिए, मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है, ये मेरी पसंद है। कंपल्शन नहीं है, प्रेशर नहीं है, मेरी चॉइस है। मुझे इनके साथ रहना है, अच्छे से रहना है, इनके लिए अच्छी सोच मन में रख के रहना है, तो घर अच्छा हो जाएगा। कितना भी सामने वाला नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव हो गए, रिश्ता दो व्यक्तियों से नहीं बनता, एक से भी अच्छा हो सकता है। एक व्यक्ति भी अगर अच्छा है, दूसरे को अच्छा बना सकता है। नॉट डिफिकल्ट। हमें सारा फोकस किस पे रखना है? पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर रखना है। सबसे पहले आप ये बात मान लीजिए, आज से हमें किसी को चेंज करने के लिए नहीं कहना है, सोचना ही नहीं है। ना किसी को कंट्रोल करने के लिए सोचना है। नो कंप्लेंट्स, ओनली कम्प्लीमेंट्स। दूसरे के लिए अच्छा ही कहना है। मान लो आपकी शादी हुई, अब आप सास के लिए सास थोड़ी टेढ़ी मिल गई, अब सबको क्या कह रहे हो कि सास टेढ़ी है, सास ऐसी है। तो वो चाहे आप पीछे से कह रहे हैं, लेकिन घूमती घूमती बात कहाँ पहुँच जाएगी? सास के पास। फिर सास की एनर्जी आपके लिए नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी? और अगर सास खराब भी है और आपने बिल्कुल उसके लिए अच्छा बोलना शुरू कर दिया, सामने से भी और पीछे से भी, ना केवल बोलना बल्कि सोचना भी अच्छा शुरू कर दिया, तो वो सोच भी उस तक पहुंचेगी और वो उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। वो दुनिया के लिए कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी बुरी हो, आपके लिए कैसी बन जाएगी? अच्छी बन जाएगी, आपकी फ्रेंड बन जाएगी। ऐसा ही हस्बैंड या वाइफ के साथ भी है। जो देंगे वही वापस आएगा, ये बात गांठ बांध लो। रिश्तों में हमेशा देने का भाव रखना है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत, तो चेक कीजिए आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप प्यार देते नहीं हैं। दूसरा आपके साथ रिस्पेक्ट से, आदर से बात नहीं करता, तो इसका मतलब कमी आप में है, आप भी रिस्पेक्ट नहीं देते। ये दुनिया वो सब आप तक वापस लौटाती है जो आप इस दुनिया को, ब्रह्मांड को देते हैं। जो बांटोगे वापस आएगा, ये पक्का कर लो। अगर हाथों से मेहंदी बांटोगे तो थोड़े थोड़े हाथ आपके भी लाल हो जाएंगे, और अगर कोयला बांटोगे तो कोयले की दलाली में भी मुंह काला हो जाता है। हाथ तो होते ही होते हैं, जो दोगे लौट के आएगा। इसलिए अगर सम्मान चाहिए, सम्मान देना शुरू कर दो। एक्सपेक्ट ना करो कि दूसरा प्यार से बात करे, दूसरा करे तो भी ठीक, ना करे तो उससे भी ज़्यादा ठीक। मुझे प्यार से बात करनी है, और विश्वास रखिए आप करेंगे तो दूसरा भी करने लग जाएगा।
आप में से किस किस को प्यार से बात करना आता है? हाथ खड़ा कीजिए। बाकियों को नहीं आता, बाकी सोच में पड़ गए। हमेशा ही गुस्से के मूड में तो नहीं होते होंगे। ज़्यादातर हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें प्यार से बात करना आता है। इसका मतलब है कि अगर हम प्यार से बात करते हैं तो हमें हमेशा ही प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है? और सबके साथ करनी चाहिए, या जिनसे मतलब हो तो प्यार, और मतलब नहीं है तो आंखें दिखाने लग गए। अगर हमारा संस्कार प्यार का है तो हमें दूसरों के साथ कैसे बात करनी है? बताइए। प्यार से बात करनी है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम चूजी हो जाते हैं। जिनसे फायदा दिखे तो प्यार, ना दिखे तो, या कभी प्यार से, जब दूसरा प्यार से बात करे तो प्यार से बात करते हैं, और दूसरा अगर प्यार से बात ना करे तो कैसे करते हैं? तो फिर हम भी अपना रंग दिखा देते हैं। अब बताइए, हम क्या करते हैं? दूसरा जैसा करे उसको डिट्टो कॉपी करने लग जाते हैं। ऐसे नकलची हम हैं कि दूसरा अगर प्यार से करे तो प्यार से, कम प्यार से करे तो उतना ही कम प्यार से हम भी करते हैं, और उसने अगर बात ही नहीं की, मुंह टेढ़ा करके चला गया, तो हम भी मुंह टेढ़ा करके चले जाते हैं। हम कहते हैं हमें भी क्या ज़रूरत पड़ी, जब वो देखता ही नहीं इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे की नकल कर रहे हैं। मालिक वो है, कठपुतली हम हैं। वो हमें नचा रहा है। वो प्यार से बोले तो हम बोलते हैं, गुस्से से बोले तो हम भी गुस्से से बोलते हैं। मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है? किसके हाथ में है कंट्रोल? दूसरों के हाथ में दे रखा है। दूसरे चाहें तो हमारा मूड ऑन, दूसरे चाहें तो मूड ऑफ। अच्छा, आपको गुस्सा खुद आता है या कोई दिलाता है? कौन कौन कहते हैं कि गुस्सा हमें दूसरा दिलाते हैं? घर में दूसरों के कारण आता है ना गुस्सा। वही, उनको ही सुधरना चाहिए। वही गलतियां करते हैं तभी तो गुस्सा आता है। हाथ भी खड़ा कर रहे हैं सब। अब इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्यार से बात कर रहे थे। अब दूसरा हमारे जीवन में कैसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे प्यार से बात करनी है या नहीं करनी? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारी कठपुतली बनकर हमारे कंट्रोल वो कर रहा है? वो प्यार से बात करे तो हम प्यार से करते हैं, ना करे तो हम नहीं करते हैं। इसका मतलब है हम दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, दूसरे की नकल कर रहे हैं। अब वो बनना है कि दूसरे आपको कॉपी करें, या आपने दूसरे को कॉपी करने वाला बनना है? कौन सी अच्छी चॉइस है? हम वो बने, हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को सामने लाएं, प्यार के संस्कार को सामने लाएं, हमारे प्यार को दूसरा कॉपी करे। हम इतने प्यार से व्यवहार करें कि सामने वाला चाहे कैसे भी व्यवहार करे, वो मेरे प्यार से पिघल जाए। हो सकता है? नहीं हो सकता। हम घर में शादी करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं, मेहमानों को, तो मेहमान एक शगुन दे के जाते हैं, लिफाफा। लिफाफे में क्या डाल के जाते हैं? कुछ ना कुछ डाल के जाते हैं ना। फिर हम क्या करते हैं, घर में एक आदमी की ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई रजिस्टर में सबकी एंट्री करो। क्यों एंट्री करो? क्यों एंट्री करो? कि ताकि जब उनके घर में जाना पड़ेगा तो देखेंगे कितना दिया था, जितना दिया था उतना ही हम भी देंगे। तो इसका मतलब हम रिश्ते निभा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? बताओ। प्यार में तो ये नहीं देखा जाता दूसरा क्या कर रहा है, प्यार में ये होता मैंने क्या करना है। और बिजनेस में क्या होता है, जितना तुम दोगे उतना ही मैं दूंगा। तो जब हमारी ये बिजनेस वाली सोच हटेगी, प्यार वाली सोच हटेगी, और किसी को कॉपी करना ही नहीं है, हमने वो करना है जो हमें अच्छा लग रहा है, जो होना चाहिए, जितनी मेरी कैपेसिटी है, तो रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे। रिश्तों को अच्छा करने के लिए ये बात का ध्यान पक्का करना है। मान लो सामने वाले का संस्कार गुस्से का है,
और आपका संस्कार कौन सा है? आपका कौन सा है बताया था ना आपने अभी, आपका प्यार का संस्कार है। दूसरे वाला आया, वो आपके साथ गुस्से से बात करने लग गया, आपके लिए डिसरिस्पेक्ट, अपमान वाली भाषा बोलने लग गया। तो उसको देखकर क्या आप अब उसके प्रभाव में आकर अपना प्यार का संस्कार छोड़ देंगे? उसने आपको गुस्सा दिलाया या आप खुद गुस्से के शिकार हुए उसको देख के? उसके अंदर गुस्सा था, उसके संस्कार गुस्से के थे, वो सामने से आया, पर आप अपना प्यार का संस्कार भूल गए और आप गुस्से में आ गए। होना ये चाहिए था कि आपका प्यार का संस्कार इतना पावरफुल होता कि वो गुस्से में आता, आप अपने प्यार का प्रभाव उस पे डालते और वो गुस्सा छोड़ के वो भी प्यार से बोलने लग जाता। पर हुआ विपरीत। इसका मतलब आप पावरफुल हैं या सामने वाला पावरफुल है? तो आप कैसे हैं? कमजोर हैं। अपनी कमी देखिए, कमी उनकी नहीं है कि जो आपको गुस्सा दिला रहे, कमी आपकी है कि आप उनके व्यवहार से गुस्से में आ गए। उस वक्त उनके बातों का चिंतन ना करके अपने मन को समझाना है कि मुझे इतना स्ट्रांग बनना है कि वो कैसे भी बोले मुझे प्यार से बोलना है। वो मेरी डिसीजन नहीं दे सकते कि मुझे कैसा बोलना है, ये मेरी चॉइस है। वो जैसे भी बोले मुझे प्यार से ही बोलना है। क्यों प्यार से बोलना है? क्योंकि प्यार से बोलना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने रिश्तों को बचाकर रखना है, संजोकर रखना है। क्यों प्यार से बोलना है? क्योंकि उससे मेरी खुशी कायम रहेगी, मैं परेशान नहीं होना चाहता। हमारे गुस्से होता क्या है, हर आदमी में प्यार का भी संस्कार है तो गुस्से का भी संस्कार है। आप में थोड़ा प्यार का ज़्यादा है, सामने वाले में गुस्से का है। पर जैसे ही वो गुस्से वाला सामने आता है, आप अपने प्यार के संस्कार को नीचे पीछे छिपा देते हो, आपका गुस्से का संस्कार ट्रिगर हो जाता है और आप भी गुस्से के शिकार हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि गुस्से के संस्कार को पीछे करके मुझे प्यार के संस्कार को आगे करना है। कर सकते हैं? मान लो आपके हस्बैंड हैं, जब भी मिलते हैं बात करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। अब आप कहते हैं मैं कब तक सहन करूं, हद हो गई, कब तक मैं टॉलरेट करूंगी। और आपको लगता है कि मुझे इन्हें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो कह के तो कोई बदलने वाला नहीं है। अगर आप दूसरे के अंदर शांति एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो गुस्सा ना करके प्यार से बोले, तो सबसे पहले प्यार किसको अपने अंदर लाना पड़ेगा? जो गुण आप दूसरों के अंदर देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो गुण अपने अंदर भरना होगा। अगर दूसरे को शांत देखना चाहते हैं तो पहले शांति किसमें भरनी है? मुझ में। गुस्से से गुस्से को काटा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहने लगा जी लोहा ही लोहे को काटता है। हमने पूछा कौन सा लोहा? तो वो असमंजस में पड़ गया। हमने कहा ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। अगर दोनों ही गर्म हो गए तो दोनों ही कट जाएंगे, और एक ठंडा रहा, शांत रहा, तो दूसरे के गुस्से को शांत किया जा सकता है। इसलिए किसी ने कहा क्या शान तुम्हारी घट जाती, क्या शान तुम्हारी घट जाती, या रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। प्यार तो पत्थर दिलों को भी पिघला देता है। प्यार से आप किसी पौधे को सींचिए, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। प्यार से जानवर भी सर्कस में रिंग मास्टर के इशारे पे शेर जैसे जानवर नाच रहे होते। ताकत है प्यार में या नहीं? और गुस्सा बाहर कीजिए, घर में ना कीजिए, रिश्तेदारों के साथ ना कीजिए, वहां तो प्यार से रहिए।
क्योंकि वो तो आपके अपने हैं, और अपनों को ना डराया जाता, ना अपने लोगों को तंग किया जाता। उनको तो सुख देना है, और सुख देने का तरीका है प्यार से रहना। हम दूसरों को भी प्रेम तभी दे पाएंगे जब पहले अपने अंदर प्रेम भरा होगा। अगर हमारे अंदर ही प्यार का अकाल पड़ा होगा, अगर हम खुद ही प्यार के भिखारी बन के घूमेंगे, तो दूसरे को प्यार क्या देंगे। तो सबसे पहले तो अपने को एम्पावर करना है, अपने आप को प्यार की गंगा बनाना है, भरपूर करना है, तभी दूसरे को दे सकते हैं। ऐसा ही है ना। एक एक्सपेक्टेशन हम रिश्तों में रखते हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरी नहीं होती तो परेशानी होती है। जब हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये भी हमारे लिए कुछ करें। रखते हैं या नहीं रखते? लेकिन जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया पर समय आने पे वो गायब हो गए, तो हमें दर्द होता है कि देखो हमने इनके लिए इतना सारा किया और इन्होंने हमारे लिए इतना ही कर देते, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना ही कर देते। तो हम दर्द में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। खासकर अपने बच्चों से, अपने बच्चों के लिए माँ बाप 25-30 साल करते ही रहते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? ये सोच के कि वो भी करें कभी हमारी, है ना। पर यही सोच ही ठीक नहीं है। हमें दूसरों के लिए करना है इसलिए करना है क्योंकि हमें करना किसी के लिए अच्छा लगता है, ये हमारी नेचर है। दूसरा करे या ना करे ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। फिर कई बार तो हम कह भी देते हैं कि देख 25 साल मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, और बच्चे कहते हैं कोई नई बात की, सारे पेरेंट्स करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो भी करें। अब वो क्यों नहीं कर पाते? कभी सोचा? क्योंकि उनका स्टॉक खाली है, उनकी कैपेसिटी है ही नहीं आपके लिए कुछ करने की। वो अपने बच्चों को ही संभाल लें आज की दुनिया में, वही बड़ी बात है। तो आपको कैसे संभालेंगे? आप पुराने ज़माने के बिल्कुल पावरफुल गढ़े हुए आदमी, वो नए उनमें वो ताकत ही नहीं आजकल की नई पीढ़ी में, तो क्यों उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी? तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो हमारे लिए करें, बल्कि एक्सेप्टेंस रखनी है कि वो करे तो भी ठीक, ना करे तो भगवान जरूरत ही ना दे, हमें किसी से लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो पड़ेगी ही नहीं, जो सोचेंगे वो हो जाता है। अगर आप सोचेंगे बुढ़ापे में बीमार होंगे तो होंगे, अगर सोचा है हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमें किसी की सेवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तो भले चंगे बैठे बैठे चले जाएंगे। तो एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है। दूसरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि दूसरा हमारे से सही से व्यवहार नहीं करता, सही से बोलता नहीं, जब भी मुख खोलता है कड़वा ही बोलता है, मीठा बोलना उसके घर वालों ने सिखाया ही नहीं उसे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ठीक से बात करे, प्यार से बात करे। अब दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है कि हम दूसरे को कहें कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे बात करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि हम अपने मन को समझाएं कि वो जैसे भी बात करे मुझे ऐसे सोचना है जो मुझे खुशी दे, वो नहीं सोचना है जो दर्द दे। आपके लिए किसी ने कोई गलत बात कही जो आपको पसंद नहीं आई, एक लाइन कह के चला गया। अब आपने क्या सोचना है? आप वो लाइन आपको दर्द देगी या खुशी देगी, ये किस पे निर्भर है? आप पे या उसकी लाइन पे? बताइए। उसने तो एक लाइन कही, लेकिन उसको सुनकर जो आप रिएक्ट किए, आपने मन में अंदर ही अंदर एक लाइन को सुनकर कितनी लाइनें बोली? 10, 15, 20। वो अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। वो आप पे निर्भर है, दूसरे पे नहीं है। दूसरे ने तो कहीं भी वो कह के भूल गया, और आप कहते हैं इसने मुझे ऐसा कहा,
मैं नहीं भूलूंगी, ना मैं भूली थी, ना मैं भूली हूँ, ना मेरी भूलने की कोई प्लान है। सारी उम्र नहीं भूलूंगी जो इसने मुझे कहा। शादी में बुला के मेरी इंसल्ट की, मेरे को पूछा नहीं, छोटी छोटी बात लेके बैठ जाते हैं। 10 साल पुरानी बात भी नहीं भूलती। और मैं पूछूं कि लास्ट संडे को क्या खाया था, कुछ याद नहीं है, पर किसी ने कुछ कह दिया वो गांठ बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम मन को क्या कहते हैं, ये बात मैं नहीं भूलूंगी, ये बात नहीं भूलूंगा, तो मन को पक्का हो जाता है। फिर मन में बार बार रिवाइज भी करते हैं। जैसे ही वो सामने आए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, और फिर रिपीट भी करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, भाई वो बंदा ऐसा है, उसने ऐसा, वो ऐसा करता है, पहले बुलाता है फिर ऐसा करता है। तो वो और पक्की हो गई। अब वो जितनी पक्की होगी उतना ही आपको कष्ट होगा। सॉल्यूशन है, भूलो, भूल जाओ, फॉरगेट करो और फॉरगिव करो, दोनों चीजें करो, माफ भी करो और भूल भी जाओ। पुरानी बातों को पकड़ कर बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और अपने मन को समझाओ कि मैंने क्या सोचना है। मान लो उसने नेगेटिव भी कहा, पर मेरी चॉइस है कि मैंने उसका पॉजिटिव मतलब लेना है या नेगेटिव लेना है। मैं किसी को खड़ा करूं यहाँ और कहूं ये क्या ड्रेस पहन रखी है आपने, ये कोई कपड़े हैं पहनने के लिए, कोई अच्छी ड्रेस पहना करो। अब मैंने एक लाइन कही, अब उस लाइन को सुन के दूसरा क्या क्या सोचता है वो उस पर निर्भर है। एक व्यक्ति सोच सकता है, हाय सबके सामने मेरे को खड़ा कर दिया, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, अपनी चॉइस देखो क्या पहन रखे हैं, सफ़ेद कपड़े, ये तो हमारी तरफ तो ये कौन पहनते हैं, कोई और लोग पहनते हैं और ये यही पहनते रहते हैं, और हमने इतना अच्छा कली ड्रेस ली है और कह रहे हैं क्या पहन रखा है। सोच सोच के नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो एक वे ऑफ थिंकिंग ये है। एक वे ऑफ थिंकिंग है कि आप सोचे कोई बात नहीं, इनको पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, इन्होंने थोड़ी पहनने तो मैंने, मुझे तो अच्छे लगे थे, मैंने ले लिए बस। तो आप लाइट हैं। तो दूसरे के द्वारा कही हुई बात आपको दिक्कत नहीं दे रही, उसको सुनकर आपने क्या सोचा, अंदर ही अंदर कितनी लाइनें पैदा की, वो परेशानी पैदा कर रही है। तो समझाना किसको है, दूसरे को या फिर अपने को? हम करते क्या हैं, दूसरे को समझाने लग जाते हैं कि भाई आप ये बात ऐसे भी कह सकते थे, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है कि दूसरों को कहने के बजाय सारा ध्यान अपने ऊपर रखना है कि मैं ऐसे भी तो सोच सकता था, जो बात ऐसी थी इसको मैं ऐसे भी तो पॉजिटिव वे में तो मैं भी तो ले सकता था। ये है एक्सेप्टेंस, ये है सही समझ कि मैंने कैसे जीवन गुजारना है। पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं और बच्चे रॉन्ग होते हैं, या पेरेंट्स भी कभी कभी गलत हो जाते हैं? बताइए। घर के बुजुर्ग वो तो सही होते हैं ना, बच्चों को क्या पता क्या करना है। बुजुर्ग हमेशा राइट, बच्चे हमेशा रॉन्ग। कौन कौन ये विश्वास रखते हैं? तभी तो उनको समझाते रहते हैं 24 घंटे। आजकल के युग में ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि हम सही, बच्चे गलत। जितने बजे वो सवेरे उठते हैं वो गलत, रात को जागते रहते हैं वो गलत, जैसे ड्रेस पहनते हैं वो गलत, जहाँ वो घूमते हैं, जैसे उनके दोस्त हैं वो गलत, जैसा खाना खाते हैं वो गलत, सारा दिन कंप्यूटर मोबाइल पे चिपके रहते हैं वो गलत। तो बच्चे बताओ क्या फिर हमारे लिए सोचते हैं? अगर हमने बच्चों के लिए सोचा कि आप गलत, तो बच्चे सोचते हैं गलत हम नहीं, आप गलत हैं। क्योंकि हमने नेगेटिव एनर्जी दी, तुम बुरे हो, तो उधर से कौन सी एनर्जी वापस आएगी? वो कहेंगे तुम पिछड़े हुए हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम्हें पता नहीं है दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। तो वो आपकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपने मन में पहले ही सोच लिया आप गलत है। कितना भी आप समझा लोगे फिर उनको, वो आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगे।
लोग आपके सामने सच बोलने के लिए तैयार हैं, क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? आपका बच्चा आके कहे कि जी आज मैं स्मोकिंग करके आया हूं, तो आप क्या करेंगे? सच सुनने के लिए तैयार है? हम झूठ सुनना पसंद हो गया हमें, इसलिए फिर वो सच नहीं बोलते। बच्चे क्या बोलते हैं? वो भी झूठ बोलना सीख जाते हैं। इसलिए आपके बच्चे आपके पास आएं, आपको अपनी बात बताएं, प्यार से सुनिए, चाहे वो गलत भी कह रहे हैं, उनको रिजेक्ट मत कीजिए। ये नहीं आते ही उनको डांटने लग गए तो फिर वो दूसरी बार आपको कभी बताएगा नहीं। उनसे सुनिए, उनको समझाइए, उनको समझाना है तब कहना है, उसके फायदे नुकसान समझाने हैं, ना कि डांटना है। डांटने से, बच्चों को क्रिटिसाइज करने से, कंपैरिजन करने से बच्चे कभी नहीं सुधरते। किसी को भी नेगेटिव लाइन बोल के आप सुधार नहीं सकते। अगर आप बच्चों को कहेंगे तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ नहीं आती, तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो, गिर जाएगा तुमसे, हम सोच रहे हैं हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे, वो बच्चा मोटिवेट नहीं हो रहा, डीमोटिवेट हो रहा है। कभी भी आलोचना से कोई नहीं सुधरता। याद रख लो, सुधारना है, चेंज करना है, पहले एप्रिशिएट कीजिए, तारीफ कीजिए, ताकि उसको अच्छी फीलिंग आए आपसे। अच्छी फीलिंग तब आएगी, गुड फीलिंग तब आएगी जब आप उसके लिए गुड सोचोगे, गुड बोलोगे। अगर आपने आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, वो आपसे दूर हो जाएगा, आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करेगा। और हो सकता है आपने उसको कहा ये निखट्टू है, ये मूर्ख है, वो उसका एक चित्र अपने आगे बनाता है, इमेज बनाता है, और हो सकता है वो ब्रह्मास्त्र की तरह उसको लगे और वो प्रूव कर दे कि मैं बेसमझ ही हूँ। आप कितनी ट्यूशन दे दो उसको, कितना कोचिंग करा दो, वो समझदार नहीं बनेगा। इसलिए अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के हर एक मेंबर के लिए पॉजिटिव बोलना है। चाहे वो पॉजिटिव हैं या नहीं, वो आपका काम नहीं है, आपने बस बोलना अच्छा है। अच्छा बोलना सीख गए, वो अच्छे अपने आप बन जाएंगे। आप क्या सुनना पसंद करते हैं? कोई आपको कहे आप बड़े अच्छे हैं, आप यहाँ आए, यहाँ से वापस जाएंगे, लोग आपकी तारीफ करें, ये तो बड़ी अच्छी जगह के आए, जो होके आए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, ये कहें तो आपको अच्छा लगेगा। और आपको जाके कोई कहे अरे भाई तुम क्या ये ढोंग कर रहे हो, क्या पखंड करते रहते हो ये सवेरे उठ के, तो आपको अच्छा लगेगा? कोई आपकी बुराई करे? हर आदमी अच्छा सुनना पसंद करता है। तो रिश्तों को ठीक करना है तो अपनी वाणी को भी मीठा बनाइए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। मीठे बोल बोलिए कहते, मीठे बोलने की बड़ी वैल्यू है। मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। बात और बात में अंतर है, एक मूर्खता एक मंत्र। एक व्यक्ति बात करता है, लोग कहते हैं जी बात तो 16 आने सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, 100% सही है। और एक बात करता है, लोग कहते हैं भाई साहब बात कुछ बनी नहीं, 2 घंटे से आप बोल रहे हैं पर कुछ समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो। होता है ना ऐसा। इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी में एक छोटी सी लाइन बताते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो और युक्ति युक्त बोलो। सारे संबंध इस लाइन से अच्छे हो जाएंगे। किसी से बहस भी मत करो, किसी से नो आर्गूमेंट। अगर रिश्तों को बचाना है मौजूदा दौर में, किसी से उलझना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी। हाँ में हाँ की, आप भी सुखी, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। है या नहीं? एक बड़ी हंसी की बात है कि कोई आपको कहे कि हाथी उड़ता है, तो आपने कहना है हाँ कल हमारे छत पे तार पे बैठा था। आप उलझो ही ना कि उड़ता है कि नहीं उड़ता, उलझे तो फाइट हो जाएगी। तो ये सिंपल रूल हैं।
लाइफ के। युक्ति से मुक्ति मिलती है। मीठा बोलने से, मिठास बहुत बड़ी ताकत है। मीठा बोलने वाले के कहते हैं मिर्च भी बिक जाती है, और जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी कोई खरीद के राजी नहीं है। वाणी वाण की तरह है। जब कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। तलवार के घाव भर जाते हैं पर शब्दों के घाव नहीं भरते। इसलिए सोच समझ के बोलिए, और अपने लोगों के लिए तो अच्छा ही बोलिए, और अच्छा बोलेंगे वो अच्छे बनेंगे। ये फार्मूला याद रखना। अगर आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, वो दुनिया के लिए कितने भी खराब हों आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। एक मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, वो कहते जी पुलिस वाले मेरे कभी चालान नहीं करते। मैं कहा भी आप में ऐसी क्या खूबी है? कहते रोक भी देना तो मैं इतना उनके लिए पॉजिटिव सोचता हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता हूँ, उनके काम की तारीफ कर देता हूँ। वो कहते भाई साहब आप जाइए, वो कभी चेक ही नहीं करते डॉक्यूमेंट्स। और जो उनसे डर जाएं और जो सोचें पुलिस वाले ये पैसे खाएंगे, ये तो बड़े गंदे लोग होते हैं, तो फिर वो पुलिस वाला कहेगा हाँ मैं गंदा हूँ, निकाल पैसे। जो सोचेंगे वही तो होगा। तो इसलिए उनके लिए हमेशा पॉजिटिव। एक छोटी सी कहानी सुना के समाप्त करता हूँ। एक बार एक राजा था, बोलने के ऊपर एक बात कैसे करनी चाहिए। एक बार एक राजा था, राजा ने एक हाथी पाला हुआ था, बड़ा पसंदीदा हाथी था। वो बूढ़ा हो गया तो राजा ने आसपास के गांव के लोगों को बुलाया कि देखो ये हाथी मेरा सबसे फेवरेट हाथी है, मैं ये हाथी आप लोगों को दे रहा हूँ, इसे अपने साथ ले जाइए, इसे अच्छी तरह से संभालना, केयर करना इसकी। लेकिन कोई ये न्यूज़ लेके ना आए कि हाथी मर गया। वार्निंग भी दे दी। अब गांव वाले ले गए हाथी को अपने साथ, कई सालों तक उसको पाला, बूढ़ा था। एक दिन हाथी चल बसा। अब गांव वालों को फिक्र हो गया कि राजा को कौन बताए, राजा ने तो पहले कह रखा था कि ये बैड न्यूज़ कोई ना लाए। अब गांव वालों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्हें याद आया कि गांव में एक बड़ा एज्ड बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति है। वो उनके पास गए कि भाई दादाजी ये समस्या खड़ी हुई है, क्या किया जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं दरबार में जाके राजा से बात करूंगा। सब चिंता मुक्त हो गए। अगले दिन दरबार में वो व्यक्ति सारे गांव वालों को लेके पहुंच गया, और कहना जैसे ही पहुंचा तो उसने अपनी बात इस तरह से कही, जहां पना जो हाथी आपने दिया था 2 दिन से ना घास खा रहा है ना पानी पी रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेता है, ना ही महाराज वो ऊँग रहा है। तो राजा बोला क्या वो मर गया? नहीं महाराज, हम अपने मुख से नहीं बोल सकते। तो ये है, राजा उससे खुश हुआ और उसको क्या दिया? इनाम दिया, उसको अपने दरबारियों की लिस्ट में शामिल किया। ऐसे ही एक कहानी और बताता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब उनको कहा जाता था। तो बचपन में चेचक से उनकी एक आंख चली गई थी। तो 2 व्यक्तियों में शर्त लग गई कि महाराज को जाके कहना है कि महाराज काणे हैं। एक आदमी सीधा साधा था, उसे बोलने की तहजीब कम थी, तो वो दरबार में जाके जोर से चिल्लाया हमारा महाराजा काणा है। अब महाराजा वो भी शेरे पंजाब, इतना बड़ा, आप हिमाचल भी आधा उनके कंट्रोल में था, सतलुज से ऊपर का एरिया, और पंजाब जो अभी का है उसमें भी सतलुज से ऊपर उनका था। उनके राज में कभी अंग्रेज देख नहीं सके उनकी तरफ। तो इतना बड़ा बादशाह, जम्मू कश्मीर तिब्बत तक, अफ़गानिस्तान तक उनका बॉर्डर, और उनको कोई कह रहा है कि आप काने हैं। तो राजा बोलता उससे पहले ही उनके सैनिकों ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और दूसरा व्यक्ति आया, वो बड़ा समझदार था, वो कहने लगा धन्य हो महाराजा रणजीत सिंह, जो सबको एक नज़र से देखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबसे एक नज़र से देखते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। तो बादशाह खुश हुआ और उनको प्राइज दिया गया। तो ये बात है, हम बात वही होती है पर हम कैसे कहते हैं, ये हुनर,
ये सीख जाएं, रिश्ते अपने आप सही हो जाएं। इसलिए कहते हैं ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहना। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहना, या बात ऐसी करो जो खामोशी से अच्छी हो। चुप रह के भी कई रिश्तों को संवारा जा सकता है। नहीं विचार मिलते, चुप हो जाइए, कोई बात नहीं। और विचार मिलेंगे नहीं, ये भी पक्का करो। इस दुनिया में वैरायटी है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे मैं सोचूंगा सभी वैसे थोड़ी सोचेंगे। क्या पॉसिबल है कि जो मैं सोचूं वही सब सोचें? नहीं, सब वैरायटी फुल हैं। वैरायटी इज द ब्यूटी। जब हम वैरायटी कहते हैं तो मतलब सब डिफरेंट हैं, सब यूनिक हैं, सब स्पेशल हैं, अपनी जगह सब सही हैं। अगर हम कहते हैं तुम मेरे जैसा बन जाओ, मेरे जैसा सोचने लग जाओ, इसका मतलब मैं उस ब्यूटी को समाप्त कर रहा हूँ। वो भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, वैसे भी चाहिए। मेरे जैसे सफ़ेद कपड़े वाले भी चाहिए, आप जैसे रंगीन कपड़े वाले भी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? दोनों तरह के लोग चाहिए। अब मैं सोचूं सब यहीं आ जाएं, मेरी तरह बन जाएं, जो ना बने वो सही नहीं है, तो वो मेरा गलत सोचना होगा। यहाँ गुलाब भी चाहिए तो कमल भी चाहिए, तभी तो बगिया है ना। बगिया में खुशबूदार सब चाहिए। इसलिए वैरायटी को एक्सेप्ट कीजिए। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, किसी को कॉपी नहीं करना। आपने वो बनना है लोग आपको कॉपी करें। आपने दूसरे के गुस्से को, बुराई को कॉपी नहीं करना। दूसरे के अंदर अगर आपको अच्छाई ना मिले, जो अच्छाई आपके अंदर है, तो भी परेशान नहीं होना है, और उसकी बुराई को देख के अपनी अच्छाई भी नहीं छोड़नी है। उसकी बुराई उसकी, मेरी अच्छाई मेरी। उसमें भी अच्छाई है जो मेरे में नहीं है, तो उसको भी पसंद करना है, मुझे भी पसंद करना है। सबके लिए गुणग्राही बनना है, सबके गुणों पे नज़र रखनी है। बस फिर हमारा घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। तो बनाएंगे स्वर्ग? जो कहते हैं हम अपना घर स्वर्ग बनाएंगे, दोनों हाथ खड़े करो। वेरी गुड, जोरदार अपने लिए ताली बजाइए। ओम शांति।